अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोगों के सामने प्रोग्राम की शुरुआत में जो कुरान मजीद की आयात तिलावत की गई थी, उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मुझे ये जो ख़ज़ाने हैं उसका मुझे इंचार्ज बना दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं इल्म रखने वाला भी हूँ। तो इसी इंस्पिरेशन के साथ मैं आज आपकी बात शुरू करता हूँ। मैं इस्तकबाल करता हूँ दिल्ली से हमारे आए हुए मेहमान फैज़ी साहब का, सादत साहब का, और मरकज़ी तालीम बोर्ड की तरफ से आप तमाम का इस्तकबाल भी करता हूँ। नॉर्मली हम लोगों को जब स्टूडेंट से इंटरेक्शन का मौका मिलता है तो एक चीज़ मैं हमेशा पूछने की कोशिश करता हूँ, ख़ास करके 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो आम तौर पर मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स इस आंसर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। वो बहुत थोड़ा ज़्यादा उसको वो करेंगे तो कह देगा बच्चा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या कभी कह देगा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कभी बच्चा कह देगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं होती है। अब ये उसमें बच्चे का कसूर नहीं है कि वो अपना फ्यूचर में करियर कैसे सेट करना चाहता है, क्योंकि उसको एक्सपोजर नहीं मिला है। खुद हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो सोशल सेटअप है, जिस माशरे में से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बात के लिए बच्चों को रेडी नहीं करता है कि उसको दुनिया दिखाए आगे की। तो यही आज हमारी कोशिश है मरकज़ी तालीम बोर्ड की कि बच्चों को दिखाए कि कितनी बड़ी दुनिया है। देयर इज़ एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिक जो क्राइटेरिया होता है करियर सेट करने का, वो होता है कि कहाँ पर अच्छा पैसा मिलेगा, कहाँ पर अच्छी सेट लाइफ होगी। तो ये क्राइटेरिया में हमको लगता है कि भाई डॉक्टर सबसे आसान चीज़ है, बट डॉक्टर की हिंदुस्तान में हर साल 1 लाख सीट्स होती है और नीट में तकरीबन एप्लीकेशन 24-25 लाख की होती है। तो देयर इज़ ओनली वन स्टूडेंट हु इज़ सिलेक्टेड फॉर 25 स्टूडेंट्स। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम यूपीएससी, IAS, IPS ये वगैरह बनना चाहते हैं। तो फॉर 1000 साल में एवरेज ये सीट्स निकलती है, और उसमें जो एप्लीकेशन का रेट है 1800 बच्चे में से एक बच्चा क्लियर होता है। सिमिलरली हम प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, IIT, NIT, उसमें भी 13-14 लाख बच्चे अपीयर करते हैं। उसमें भी सीट्स हार्डली जो प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 40,000 होती है। तो उसका भी हम देखते हैं कि रेशियो किस तरह से है, कितना स्क्यूड रेशियो है। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग प्रीमियम इंस्टीट्यूट में नहीं कर पाते हैं, या डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, या IAS नहीं बन पाते हैं, तो क्या वो लोग फेल होते हैं? तो हमारी जो सोशल रियलिटी है, जब हम आसपास में नज़र दौड़ाते हैं कि कौन लोग हैं जो समाज को लीड कर रहे हैं, तो ये लोग नहीं होते हैं जो लोग डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, बल्कि पूरा एक्चुअल पिक्चर अलग ही होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होते हैं जो समाज को लीड करते हैं, उसमें ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं मेरे एक दोस्त का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो बहुत ज़हीन बच्चा था, वो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ है, शाहनवाज़ नाम है उनका, शाहनवाज़ अली रेहान। वो उन्होंने एक 12th के बाद जर्नलिज़म के कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ पे लोकल बंगाल में ही, और उसके बाद वहाँ पे कहीं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गए। उनका काम क्या होता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उसको कवर करना, उसकी स्टोरीज़ अपना जो न्यूज़ पब्लिकेशन है उसमें देना। फिर वो इतना उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, वो खुद इतना घूमता था, तो वो आगे चलकर उसमें डेप्यूटी एडिटर वगैरह बन गया बंगाली लैंग्वेज में। फिर उसका, क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज़ में आए, फिर वो दिल्ली में आके पढ़ाई की, फिर उन्होंने उसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर उनको मौका मिला UK में जाने का, किंग्स कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अभी शायद उनकी PhD चल रही है वहाँ के एक लीडिंग उसके यहाँ जाने के बाद। तो उसके बाद जब वो इंडिया आए तो उनको
पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ए समय करके आता है न्यूज़पेपर आता है, उसके उनको एडिटर बनाया गया। तो वो स्पोर्ट्स में, हिस्ट्री में, न्यूज़ में, ऑक्सफर्ड में ये सब जाके घूमे। ऑक्सफर्ड में जाके क्रिकेट भी खेलते थे, वहाँ पे उनकी ऑक्सफर्ड की टीम के प्लेयर थे, उसमें भी सेंचुरी बनाए। फिर वहाँ पे मोरक्को की किसी यूनिवर्सिटी से उनको प्रोफेसरशिप का भी आया। अब वापस इंडिया आए और अभी वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया है, और हो सकता है कि अगर ये अभी 4 जून को जो रिजल्ट आए तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाए। तो ये ह्यूमैनिटीज़ थी, तो वो पूरी दुनिया भी घूम पाया लड़का। अब वो ज़हीन बच्चा था, वो चाहता तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर कर सकता था, लेकिन उसने ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड चुनी और उसको इतना फुलफिलिंग लाइफ मिला। तो ऐसे कई हंड्रेड्स ऑफ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आप ट्रेडिशनली जिसको आप सक्सेसफुल स्ट्रीम समझते हैं, उसके अलावा जो दूसरी स्ट्रीम्स है उसमें भी जा सकते हैं। दूसरे से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आज हम देखते हैं कि जर्नलिज्म का जो फील्ड है उसमें खास करके ये कहा जाता है कि भाई गोदी मीडिया है सब जगह, सरकार की चापलूसी करने वाले हैं। लेकिन ऐसे अंदर के बीच में भी एक रवीश कुमार टाइप का एक आदमी निकलता है, उसको उसकी कंपनी के साथ जब नए बॉसेस आ जाते हैं, नए ओनर्स आ जाते हैं उसकी कंपनी में, तो वो जॉब छोड़ देते हैं कि मुझे मेरे तरीके से काम करना है, और वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। आज उनके पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, और जो पहले कमाते थे उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं, इम्पैक्ट भी ला रहे हैं। पूरा अपोजिशन का अभी जो कैंपेन चला रहा है हुकूमत के सामने, तो वो नैरेटिव वो एक आदमी सेट कर रहा है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप ह्यूमैनिटीज़ के मैदान में। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको ये मालूम होगा कि सिर्फ ट्रेडिशनल फील्ड्स के अलावा भी कितनी सारी चीज़ें हैं। अब जो ह्यूमैनिटीज़ आज यहाँ पे बात की जाएगी, बाकी 2 मेहमान बात करेंगे CUET के। भाई इंडिया में 45 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उसको कहते हैं जिसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हम जानते हैं उसके पास सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू होता है, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो बहुत वेल फंडेड होती हैं। वहाँ पे टीचर्स सबसे बेस्ट होते हैं, वहाँ पे कैंपस सबसे बढ़िया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता है, और हेविली सब्सिडाइज्ड होता है। मतलब एक बच्चे पे अगर साल में 10 लाख खर्चा आता है सरकार को, तो कवर करेगा हार्डली few thousand रुपीज़ वो फीस में कलेक्ट करता है। तो ये ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बना के रखे हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। तो हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ नहीं जाकर इन कोर्सेज में भी जाएंगे तो हम अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एक पिछले डिकेड में एक बड़ा फिनोमिनन हुआ है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का। आज हम देखते हैं कि जिस समाज के पास अच्छे लॉयर्स नहीं होते हैं, तो छोटी छोटी बातों के लिए कितने ही बच्चे छोटे छोटे चार्जेस के बिना पर, बिकॉज लीगल एड उनको प्रॉपर नहीं मिलता है, तो कई महीनों तक, कई सालों तक ऐसे ही जेल में उनको डाल दिया जाता है। लेकिन अगर उनको कोई केयर करने वाला हो, कोई लॉयर उनका केस हाथ में ले, तो बहुत ईजीली अपनी जुडिशियल सिस्टम से उनके लिए बेल हासिल कर सकते हैं, उनके ऊपर गलत चार्जेस है वो निकाल सकते हैं। तो आज बड़ी किल्लत है समाज में अच्छे लॉयर्स की, और जहाँ पर अच्छे लॉयर्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, बच्चों आज आप भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि मुस्लिम्स के साथ किस तरह से यहाँ का स्टेट और यहाँ की जो डीप स्टेट है वो कैसा डिस्क्रिमिनेशन करती है। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दे रखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मुस्लिम हिंदू सब बराबर है, लेकिन जहाँ पर जिन लोगों के हाथों में इख्तदार है, पावर है, वो डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं, तो उनका हाथ कैसे रोका जाएगा? तो आप तलवार लेके तो उनके सामने नहीं जा सकते, बंदूक लेके उनके सामने नहीं जा सकते। आपके पास जो हथियार है वो नॉलेज है, आपके पास जो हथियार है वो अवेयरनेस अबाउट आवर ओन राइट्स है। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आप डिराइव करेंगे और पूरी कौम को किस डायरेक्शन में ले जाना है? हम देखते हैं पिछले 70-75 साल में मुसलमानों को जिस डायरेक्शन में ले जाया गया मुसलमान रहनुमाओं की तरफ से, उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। तो उस कमियां को दूर कौन करेंगे? वो लोग दूर कर पाएंगे जिनके पास गहरी नज़र होगी, जो अपनी हिस्ट्री को जानते होंगे, जो ये जानते होंगे कि हम इस मुल्क में हमारे पास राइट्स क्या हैं और इस राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे मैंने ये जर्नलिज्म की बात की, मैंने ये पूरी इसकी बात की, लीगल फील्ड की, ये सारे ऑप्शंस हैं
ये सारे ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन है। अच्छा, अब ह्यूमैनिटीज़ वर्ड कहाँ से आया है वो भी समझना चाहिए। एक हमारे यहाँ जो जनरल 10th के बाद 2 स्ट्रीम्स में हमको डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों को कि भाई स्पेशलाइजेशन आगे जाके किस में करोगे। एक होता है साइंस स्ट्रीम और एक होता है जनरल स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव नॉलेज है वो दिया जाता है कि भाई ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, फिजिक्स के लॉज क्या है, केमिस्ट्री के लॉज क्या है। तो जो एज इट इज़ नेचर है, नेचर को स्टडी करना है, वो साइंस का काम है, वो ऑब्जर्वेशन का काम है, वो ऑब्जर्व करने के बाद हम ये करते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ फील्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर जहाँ पर भी आता है वो ह्यूमैनिटीज़ के स्कोप में आ जाता है। इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स ये है कि भाई पूरे धरती पे कितना आप गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे कंज्यूम करेंगे, तो वो ह्यूमन नेचर की तरफ से डिसाइड होता है। कितना माइनिंग होगा, तो ये इकोनॉमिक्स का फील्ड है। बजट कैसे बनाया जाए, बजट को कैसे एलोकेट किया जाए, एजुकेशन में कितना खर्च किया जाए, डिफेंस में कितना खर्च किया जाए। आप घर में भी इकोनॉमिक्स करते हैं, जो माँ होती है घर की वो भी इकोनॉमिक्स करती है कि भाई ये हमारे घर की अगर महीने की 40,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम है तो कितना पैसा एजुकेशन में जाएगा, कितना पैसा फूड में जाएगा, कितना पैसा दूसरे हमारे सेविंग्स में जाएगा, कितना पैसा कौन से हेड में जाएगा। तो ये जो प्लानिंग करनी है, जो ये फिनेंशियल लिटरेसी है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो भी ह्यूमैनिटीज़ का ही सब्जेक्ट है एक तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ उसको गुजरात बोर्ड या स्टेट बोर्ड में आर्ट्स का सब्जेक्ट कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड वाले उसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। तो हमको ये समझना है साइंस इज़ मोर ऑफ अ ऑब्जेक्टिव नॉलेज और ये जो ह्यूमैनिटीज़ है वो सब्जेक्टिविटी चीज़ है। तो उसमें इकोनॉमिक्स है, जर्नलिज्म है, जुडिशियल फील्ड है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स का बताया, म्यूज़िक का बताया। फिर पूरा ह्यूमैनिटीज़ में आने के बाद अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी है। अभी सारे स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट नहीं किए, हालांकि किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, बट हम देखेंगे कि फ्यूचर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही पूरा एजुकेशन सिस्टम को गवर्न किया जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास अभी ये होता था कि हम जिस फील्ड में चले गए उसी फील्ड में, जैसे मैंने अगर मेरे दोस्तों के प्रेशर में आके या फैमिली के प्रेशर में आके मैंने एक फील्ड सिलेक्ट कर लिया कि भाई अभी 11th-12th में नीट कर लिया। अब नीट करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए। बायोलॉजी में जितनी चीज़ें होंगी, या तो अगर मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं तो फिर मैं सिर्फ फार्मेसी या फिजियोथेरेपी या कुछ बायोसाइंसिस, बायोटेक उसमें जा सकता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, दूसरी चीज़ों में, तो मैं नहीं जा सकता। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लिबरल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक साथ फिजिक्स भी पढ़ पाओगे, म्यूजिक भी पढ़ पाओगे, स्पोर्ट्स भी पढ़ पाओगे, आपको क्रेडिट सिस्टम आएगा, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये राइट डायरेक्शन में गवर्नमेंट भी मूव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात ये है कि अब पीजी लेवल पे ऐसे बहुत सारे कि आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हो, आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हो, आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हो, आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया हो, आप पीजी में जाके एलएलबी कर सकते हैं, आप पीजी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म कर सकते हैं, फिर आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो एक्सपर्ट लोग बताएंगे, जो मेरा फील्ड नहीं है, बट हमारे लिए स्कोप इतना ज़्यादा है। और बात ये है कि यही जो ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग हैं वो पूरे मुल्क को चलाते हैं। दे आर दी थिंक टैंक ऑफ अ नेशन, ये जो ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में। और ये नहीं है कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ आर्ट्स को इतनी नीची नज़रों से क्यों देखा जाता है। तो हमारे यहाँ जो कॉलेजेस जो खुली हैं ट्रेडिशनली, उन कॉलेजेस का खुद का एजुकेशन सिस्टम बहुत लो है। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स लो होता है, और वहाँ पे दूसरे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको फंड्स का मसला रहता है, अच्छे टीचर्स रिक्रूट नहीं कर पाते हैं। बट हमको हमारी जो आसपास के घर के आसपास की कॉलेजेस से बाहर निकल के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट की कौन सी टॉप रैंकिंग, अभी बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जो रैंकिंग करते हैं कॉलेजेस का। तो हम जिस कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, वी शुड सी कि हम जिस कॉलेज में जाएंगे उसकी रैंकिंग क्या है। इस रैंकिंग का जो बुनियाद होता है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो जितना ज़्यादा अच्छा हमको माहौल मिलेगा
उस हिसाब से हम तैयार होंगे। तो आप सब यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और ये मरकज़ी तालीम बोर्ड एक नया मूवमेंट लाना चाहती है कि ह्यूमैनिटीज़ का फील्ड में भी बहुत अच्छा करियर क्रिएट कर सकते हो, आप समाज को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, तो दीन और दुनिया दोनों आप हासिल कर सकते हो, ऐसा फील्ड है। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमारे जो साथी हैं वो जल्दी से मतलब ये सारी चीज़ें आपके सामने लाएंगे और आपके सामने जो सवालात भी हम इंशाल्लाह लेंगे। जज़ाकल्लाह।